नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम त्वरित दोहरान श्रृंखला के 8वें भाग में आ गए हैं, यानी 8वें सोपान पर हैं हम। और आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक काव्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, यानी आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन तीनों पर हम बात कर चुके हैं। इस सत्र को शुरू करने से पहले आपकी स्मृति में एक बिंदु जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए आधुनिक काल के विषय में, वो याद दिलाना चाहूंगी, वो ताजा करना चाहूंगी कि आधुनिक काल पूर्ववर्ती सभी कालों से एक नई दृष्टि लेकर के आगे बढ़ता है। और आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि वो मध्यकालीन मानसिकता से, मध्यकालीन दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण लेता है, अपने आसपास के परिवेश को जागरूकता के साथ देखता है, उसका विश्लेषण करता है और अपने अभिव्यक्तियां करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि मध्यकालीन मानसिकता से मुक्ति और नवीन भावबोध, ये आधुनिक काल की पहचान है, इन्हें आपको भूलना नहीं है। तो चलिए, इन दो बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न भारतेंदु युग से संबंधित, भारतेंदु युग से ही आधुनिक काव्य का, यानी आधुनिक काव्यधारा का आगाज माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। प्रश्न कुछ इस तरह है दोस्तों कि भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। ज्यादातर मैं इस तरह के प्रश्न इसलिए बनाया करती हूं ताकि आप उस विषय विशेष की, उस काल विशेष की प्रवृत्तियों से अच्छी तरह से परिचित हो जाएं और उन पर आधारित जो भी प्रश्न आए अलग अलग तरीके से, उसे आप सही रूप में उत्तर दे सकें। तो इसका ए ऑप्शन है, यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। बी, इसमें प्राचीन परंपरानुसार रस, अलंकार, नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई और इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। अब हमें छांटना है दोस्तों असंगत कथन। तो यह युग ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा, यानी ये वो शुरुआत है साहित्य के क्षेत्र में जहां कविता के क्षेत्र में जो पूर्ववर्ती कालों में ब्रजभाषा का ही प्रयोग होता आ रहा था, वहीं खड़ी बोली का प्रयोग यहां से प्रारंभ हुआ। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खड़ी बोली में रचनाएं यहां का काव्य में लिखी गई, बल्कि ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली के शब्दों, कहीं कहीं क्रियाओं का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। यानी ब्रज भाषा काव्य तो चलता ही रहा, उसके साथ साथ खड़ी बोली काव्य शैली का मिलन बिंदु इसीलिए कहा गया है, यानी ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें प्राचीन परंपरानुसार रस, अलंकार, नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं लिखी गई, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सत्र के प्रारंभ में ही मैंने आपसे कहा कि मध्यकालीन मानसिकता से मुक्ति आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है। और मध्यकालीन मानसिकता में यही आता है कि जो काव्य के सिद्धांत हैं, जो रीतियां हैं, रस है, अलंकार है, नायिका भेद है, उनको ध्यान में रखते हुए काव्य सृजन किया जाए। ऐसा आधुनिक काल में बिल्कुल भी नहीं हुआ। आधुनिक काल के कवियों की दृष्टि अपने सामयिक परिवेश, अपने चारों ओर के परिवेश पर केंद्रित रही और धीरे धीरे ये परिवेश के प्रति जागरूकता यथार्थवादी दृष्टिकोण में परिवर्तित हो गई। तो ये कथन बिल्कुल असंगत है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। इसमें देशभक्ति, क्योंकि देशभक्ति उस समय की मांग थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वयं शुक्ल जी ने भी कहा है कि साहित्य समाज की चित्तवृत्तियों का या मनुष्य की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। तो कोई भी साहित्य अपने समय की परिस्थितियों से विमुख होकर सृजन नहीं कर सकता। तो देशभक्ति, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, तो देशभक्ति उस समय की अनिवार्यता थी। लोकहित भी अनिवार्य था, सामाजिक पुनर्निर्माण भी अनिवार्य था, क्योंकि आधुनिक काल में हमारे समाज जो परंपरागत रूप से अनेक प्रकार की रूढ़ियों और अंधविश्वासों में, कुप्रथाओं में जकड़ा हुआ था, उसके लिए बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन भी उस समय सक्रिय थे। और ऐसा परिवेश, जबकि समाज सुधार का, शिक्षा के प्रसार का आंदोलन चल रहा हो, तो सामाजिक पुनर्निर्माण में कवियों की दृष्टि जाना एक स्वाभाविक सी बात है। तो यह भी बिल्कुल सही है। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, यह भी बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था?
प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह। कहीं कहीं जगमोहन सिंह का नाम जगन मोहन सिंह लिखा हुआ भी मिलता है, बात एक ही है, कहीं पर इस तरह से, दोनों तरह से यह नाम मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। बालकृष्ण शर्मा नवीन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह, ये तीनों भारतेंदु मंडल के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। बालकृष्ण शर्मा नवीन आधुनिक काल की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं, ये बात हो चुकी। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, उर्मिला, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण, हम विश्व पाई जन्म के। ये कृतियां इसलिए मैं आपको यहां पर चर्चा कर रही हूं कि इन कृतियों के विषय में प्रश्न पूछा जाता है। हम विश्व पाई जन्म के, क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला और प्राणार्पण, इन कृतियों के विषय में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि ये कृतियां किसकी हैं या इनकी विषय वस्तु किससे संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कृतियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। और भारतेंदु मंडल के जिन 3 कवियों की हम चर्चा कर चुके हैं, उनके अतिरिक्त जो कवि हैं स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं और अंबिका दत्त व्यास हैं। तो आगे चलते हैं। ये हुआ इसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने नागरी नीरद कंठस्थ कर लेंगे और साप्ताहिक और आनंद कादंबिनी नामक मासिक पत्र का संपादन किया। प्रेमघन ने रसा नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु प्रेमघन की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। लालित्य लहरी के वंदना संबंधी दोहों और ब्रजचंद पंचक में प्रेमघन की भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। इन्होंने 2 पत्रों का संपादन किया, नागरी नीरद जो कि एक साप्ताहिक पत्र था, आनंद कादंबिनी जो कि एक मासिक पत्र था। इन दोनों को आप कंठस्थ कर लेंगे। इन पर स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर सुमेलित किया जाता है, पत्र दिए जाते हैं और संपादक को नाम दिया जाता है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। और आनंद कादंबिनी तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रेमघन ने रसा नाम से उर्दू में कविताएं लिखी, ये कथन गलत है, यानी यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ये सब इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, ये भी सही है। लालित्य लहरी, अब इसको आप कंठस्थ कर लेंगे कि लालित्य लहरी जो प्रेमघन की कृति है उसमें उनके वंदना संबंधी दोहे हैं और ब्रजचंद पंचक में उनकी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हुई है। यानी ये 2 भक्ति भावना से संबंधित कृतियां हैं प्रेमघन की, इन्हें भूलना नहीं है। तो प्रश्न इसका उत्तर हुआ आंसर बी। अब एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि प्रेमघन ने रसा नाम से उर्दू में कविता नहीं लिखी, बल्कि अब्र नाम से लिखी। और रसा नाम का प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी जो उर्दू की गजलें थी उनके लिए रसा उपनाम का प्रयोग किया। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये मैं आपको चर्चा कर चुकी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन काव्यधारा के विषय में कौन सा कथन असंगत है? अभी तक हम आधुनिक काव्यधारा के आधुनिक काल के काव्य पक्ष के पहले चरण में थे, जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। अब दूसरा चरण है द्विवेदी युग। तो असंगत कथन छांटना है। द्विवेदी युग जागृति, नवोन्मेष, परिष्कार और जीवनादर्शों का काल है। द्विवेदी युगीन कवियों ने काव्य के माध्यम से सदाचार, नैतिकता और त्याग का संदेश दिया। द्विवेदी युग में ब्रजभाषा काव्य की प्रमुख भाषा रही। द्विवेदी युग में खड़ी बोली परिष्कृत और व्याकरण सम्मत रूप में सामने आई। तो दोस्तों द्विवेदी युग जागृति, नवोन्मेष, परिष्कार और जीवनादर्शों का काल है, बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग में कवियों ने काव्य के माध्यम से सदाचार, नैतिकता और त्याग का संदेश दिया, यह भी बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग में ब्रजभाषा काव्य की प्रमुख भाषा रही, ये कथन गलत है। तो इसका ये उत्तर हो गया आंसर सी। अब ब्रजभाषा काव्य की प्रमुख भाषा यहां नहीं रही। भारतेंदु युग तक हम काव्य में ब्रजभाषा की प्रधानता देखते हैं और खड़ी बोली के शब्दों का थोड़ा थोड़ा प्रयोग वहां से शुरू होता है। लेकिन द्विवेदी युग में आकर जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली के परिष्कार
का काम शुरू किया, उसे व्याकरण सम्मत बनाया और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे कवियों को जो ब्रज भाषा में लिखते थे, जिनमें से स्वयं मैथिली शरण गुप्त भी एक हैं, उनको खड़ी बोली में काव्य लिखने की प्रेरणा दी और इस प्रकार खड़ी बोली का मार्ग, काव्य में खड़ी बोली के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं। अब स्मरणीय बिंदु, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, ये मैं आपको बता चुकी, खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत किया, परिमार्जित किया, व्याकरण सम्मत बनाया और गुप्त और हरिऔध जैसे अनेक कवियों को ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखने की प्रेरणा दी। इसी के फलस्वरूप खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। मिलन, पथिक और स्वप्न खंड काव्यों के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी, लोचन प्रसाद पांडे, हरिऔध और श्रीधर पाठक। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों जो खंड काव्य हैं ये राम नरेश त्रिपाठी के हैं, तो आंसर हुआ ए। अब महत्वपूर्ण बिंदु, राम नरेश त्रिपाठी सरस्वती पत्रिका के प्रभाव के कारण खड़ी बोली में काव्य रचना, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही राम नरेश त्रिपाठी ने भी खड़ी बोली में काव्य सृजन करना प्रारंभ किया। दूसरी बात, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता संग्रह है मानसी, जिस पर प्रश्न पूछा जाता है। ये इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है जिसमें देशभक्ति, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण से संबंधित कविताएं हैं। मिलन, पथिक और स्वप्न इनके खंड काव्य तो हैं, लेकिन कैसे हैं? प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। मैथिली शरण गुप्त के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? विशिष्टा, आ की मात्रा रह गई है यहां, विशिष्टाद्वैतवादी। ए बच्चन सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बच्चन सिंह ने अपने ग्रंथ में इस तरह का वक्तव्य दिया है मैथिली शरण गुप्त के विषय में, तो आंसर हुआ ए। स्मरणीय बिंदु, ये कथन बच्चन सिंह की कौन सी पुस्तक? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उनका एक इतिहास ग्रंथ है, उससे ऐसे लिया गया है। बच्चन सिंह ने पूरा वक्तव्य इस प्रकार है, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। दूसरे शब्दों में उनकी काव्यवृत्ति पुरानी किंतु उस पर रंग नया है, जो कुछ नया है उसका आधार पुराना है। ये पूरा का पूरा कथन है उनका। आगे चले। सरस्वती पत्रिका के विषय में कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सरस्वती पत्रिका के विषय में प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सरस्वती मासिक पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय चिंतामणि घोष ने किया और उन्हीं के अनुरोध पर नागरी प्रचारिणी सभा ने इसके संपादन का दायित्व संभाला। ये असत्य कथन नहीं है, ये बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, ये असत्य कथन है। एक वर्ष श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी इसके संपादक मंडल में रहे, ये कथन भी बिल्कुल सही है। सन 1901 में अकेले श्याम सुंदर दास ने इसके संपादन का कार्य संभाला और सन 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। तो दोस्तों हमें पहली बात तो यह कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही सरस्वती पत्रिका के विषय में असंगत कथन है। अब इनमें से इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं दोस्तों, जो कि आपको कंठस्थ करने हैं। सबसे पहली बात, सरस्वती किस प्रकार की पत्रिका थी? मासिक पत्रिका, ये आप कंठस्थ कर लेंगे। दूसरी बात, इसके प्रकाशन का निश्चय किसने किया, यानी कौन इसकी इस विचार के कि सरस्वती जैसी एक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन हो, ये विचार का सूत्रधार कौन थे? तो वो थे चिंतामणि घोष। तीसरा बिंदु कि सरस्वती पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई? तो नागरी प्रचारिणी सभा से इसके संपादन का, इसके प्रकाशन का कार्य प्रारंभ हुआ। तो ये तीन बिंदु, पहले बिंदु के अंदर तीन प्रश्नों के जवाब हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जब ये शुरू की गई, उसके प्रारंभिक वर्ष में इतने सारे साहित्यकारों ने, यानी श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी ने इसके संपादन का कार्य संभाला। उसके बाद 1901 में अकेले श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन किया और 1933 से महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। तो सारे कथन सही हैं, केवल बी विकल्प गलत है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के पहले संपादक नहीं थे, बल्कि 1903 से उन्होंने इसका कार्यभार संभाला और 1903 से 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको भी कंठस्थ कर लेंगे। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, गुणवंत हेमंत सत्यनारायण कविरत्न, पथिक राम नरेश त्रिपाठी, पूजा के फूल मुकुटधर पांडे। तो दोस्तों उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। गुणवंत हेमंत सत्यनारायण कविरत्न की रचना नहीं है, बल्कि श्रीधर पाठक की रचना है। तो ये ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ बी। और पथिक हम अभी पढ़ चुके, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, और पूजा के फूल मुकुटधर पांडे की रचना है। अब इसके विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान में रखने हैं। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की मौलिक कृति है। मौलिक शब्द का प्रयोग यहां क्यों किया गया है? इसलिए क्योंकि श्रीधर पाठक ने अनेक कृतियों के अनुवाद भी प्रस्तुत किए, इसलिए यहां मौलिक शब्द इस्तेमाल किया गया है। और इसकी रचना उन्होंने 1900 ईस्वी में की। पूजा के फूल मुकुटधर पांडे की कृति है, जिसकी चर्चा हम प्रश्न में ही कर चुके। इसका प्रकाशन वर्ष है 1919। और इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के फूल मुकुटधर पांडे का पहला कविता संग्रह है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि मुकुटधर पांडे का पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है 1919 में प्रकाशित पूजा के फूल उनका पहला कविता संग्रह है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी का काव्य है और 1920 में इसका प्रकाशन हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छायावाद की प्रवृत्तिगत विशेषता नहीं है? ए प्रणयानुभूति की प्रधानता, बी कर्मवाद, सी सौंदर्यनिष्ठ चेतना, और डी दलितों का समर्थन और उत्थान। तो दोस्तों छायावाद, जिसके आधार स्तंभ हैं पंत प्रसाद निराला और महादेवी, उनके विषय में प्रवृत्तियों की बात यहां की जा रही है। तो प्रणयानुभूति की प्रधानता यहां पर है। कर्मवाद का संदेश भी यहां है, जिसका जीता जागता उदाहरण है प्रसाद की कामायनी। सौंदर्यनिष्ठ चेतना है, यह भी हम अच्छी तरह से कामायनी में, प्रसाद की अन्य कृतियों में, पंत की कृतियों में, और यहां तक कि महादेवी वर्मा की कृतियों में भी देख सकते हैं। निराला की कृतियों में इस भी इनको देखा जा सकता है। लेकिन दलितों का समर्थन और उत्थान छायावाद की विशेषता नहीं है। यह किसकी विशेषता है? यह है छायावाद के बाद उत्पन्न हुई प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहन लाल द्विवेदी, नरेंद्र शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। दोस्तों इस बात को मैं यहां इस प्रश्न के संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगी कि जितनी भी काव्यधाराएं प्रवाहित हुई आधुनिक काल में, उन सबके प्रमुख प्रमुख कवियों के विषय में आप जानकारी कर लेंगे। उन कवियों की रचनाएं, प्रमुख रचनाओं पर रचनाएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए। दूसरी बात, कौन से प्रमुख कवि हैं, 4-5 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं आपको कंठस्थ कर लेनी है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं, सोहन लाल द्विवेदी भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं, लेकिन नरेंद्र शर्मा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं है। ये हैं प्रेम और मस्ती की काव्यधारा, यानी हालावादी काव्यधारा के कवि। यानी सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ सी। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं? ए रश्मि रेखा और क्वासी, बी पथिक और स्वप्न, सी हिम किरीटनी हिम तरंगिणी, और डी बापू और दूरवादल। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी बहुत ही प्रसिद्ध और पुरस्कृत कृतियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब कुछ एक बिंदु महत्वपूर्ण जिन पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को 1943 में हिम किरीटनी पर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1954 में हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को निम्नलिखित में से कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आपको यह ध्यान में रखना है, ये दोनों ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको कंठस्थ करने हैं। युगचारण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणुलो गूंजे धरा, बीजुरी, काजल आंज रही, इनकी अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिवाद के विषय में असत्य है? यानी हम भारतेंदु पर चर्चा कर चुके, भारतेंदु युग पर, द्विवेदी युग पर चर्चा कर चुके, छायावाद पर चर्चा कर चुके, अब है छायावाद के बाद उदित हुई काव्यधारा यानी प्रगतिवाद। प्रगतिवाद पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, प्रगतिवाद में शोषितों के प्रति सहानुभूति है, प्रगतिवाद में धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, प्रगतिवाद में शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रगतिवाद में धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर नहीं है, क्योंकि प्रगतिवाद के केंद्र में है शोषित व्यक्ति। तो जहां मनुष्य केंद्र में है वहां धार्मिक भावनाओं के विशेष आदर का प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि कई जगह पर तो अपनी अनास्तिकता को भी, अनास्था को भी प्रकट किया है प्रगतिवादी कवियों ने। तो आस्तिक कहीं भी आस्तिक वे नजर नहीं आते, वे अपने जीवन मूल्यों के प्रति आस्तिक हैं, आस्थावान हैं, लेकिन धर्म और ईश्वर को वे नकारते हैं। तो धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर यहां पर नहीं है, लेकिन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यहां है, शोषितों के प्रति सहानुभूति यहां है, और जिस लोकतंत्र में, लोकतंत्र के नाम पर शोषण हो रहा हो, यानी शोषण ही जिस लोकतंत्र का आधार हो, उस पर भी यहां प्रहार किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, नकेनवाद में न, के और न वर्ण का अर्थ है। इस काव्यधारा की सफलता के लिए शुभ नामकरण, इस काव्यधारा के प्रारंभकर्ताओं के नामों के प्रथम अक्षर, इस काव्यधारा की संस्थापक पत्रिका, इस काव्यधारा के आलोचकों की संस्था। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस काव्यधारा के प्रारंभकर्ता नलिन विलोचन शर्मा, केसरी नारायण और नरेश, इन तीनों के नाम के पहले अक्षर को नलिन विलोचन का न, केसरी का के और नरेश का न लेकर के नकेनवाद नामकरण किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। नकेनवाद नामकरण इनके सूत्रधार कवियों के नाम पर नलिन विलोचन शर्मा, केसरी नारायण और नरेश के प्रारंभिक अक्षरों पर आधारित है। ये तीन नाम आपको कंठस्थ कर लेने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? ए युग की गंगा, बी युगधारा, सी प्यासी पथराई आंखें और डी तुमने कहा था। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। युग की गंगा नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें और तुमने कहा था, ये तीनों कविता संग्रह नागार्जुन के हैं। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु, युग की गंगा 1947 में प्रकाशित केदारनाथ अग्रवाल की कृति है, और जो तीन कृतियां हैं उनके प्रकाशन वर्ष आप ध्यान में रख लेंगे। युगधारा का प्रकाशन वर्ष है 1953, प्यासी पथराई आंखें 1962 में प्रकाशित हुई और तुमने कहा था 1980 में प्रकाशित कृति है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से केदारनाथ अग्रवाल के विषय में कौन सा कथन असंगत है? दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन प्रगतिवादी चेतना के महत्वपूर्ण कवियों में से हैं, तो इनके विषय में हमें एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो पहला बिंदु है, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी विचारधारा के अंतिम दौर के कवि हैं। अभी मैंने चर्चा की, बिल्कुल सही कथन है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में सूक्ष्म मानवीय संवेदना, प्रगतिशील चेतना, सामाजिक परिवर्तन के प्रति पक्षधरता का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। यानी क्या क्या है? सूक्ष्म मानवीय संवेदना है, प्रगतिशील चेतना है और सामाजिक परिवर्तन के प्रति पक्षधरता है। यानी सामाजिक परिवर्तन के, सामाजिक बदलाव के समर्थक हैं केदारनाथ अग्रवाल। यह भी बिल्कुल सही है। केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविताओं में महानगरीय जीवन के चित्रण को प्रधानता दी, यह कथन गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ सी। केदारनाथ अग्रवाल को सन 1986 में अपूर्वा कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह भी बिल्कुल सही कथन है। तो तीनों कथन सही हैं जिन्हें आप कंठस्थ कर लेंगे। उनकी विषय वस्तु क्या है, किस काव्यधारा के हैं और किस कविता संग्रह के लिए उनको साहित्य अकादमी मिला और कब मिला, इन पर अलग अलग प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन्हें आप कंठस्थ कर लेंगे। अब प्रश्न यह है कि यदि इन्होंने अपनी कविताओं में महानगरीय जीवन का चित्रण नहीं किया तो किस प्रकार का चित्रण किया? तो आपको ध्यान रखना है ग्रामीण संस्कृति और लोक जीवन इनकी कविताओं के केंद्र में है। लोक जीवन का चित्रण और ग्रामीण संस्कृति, महानगरीय जीवन का चित्रण उनकी कविताओं के केंद्र में नहीं है।
आगे चलें। प्रयोगवाद का प्रवर्तन भले ही अज्ञेय ने किया हो, लेकिन इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम प्रगतिवाद के बाद अगली जो काव्यधारा है यानी प्रयोगवाद, उस पर आ चुके हैं। ए रामविलास शर्मा, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी रांगेय राघव। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको ध्यान रखना है कि किसने किया प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग। सबसे पहले नंदुलारे वाजपेयी ने किया। उन्होंने एक लेख लिखा था प्रयोगवादी रचनाएं, जिसमें उन्होंने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया और प्रयोगवाद को उन्होंने बैठे ठाले का धंधा कहा। ये यहां चर्चा की गई है। नंदुलारे वाजपेयी ने अपने लेख प्रयोगवादी रचनाएं में इसका प्रयोग किया और उन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि बैठे प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस विद्वान ने कहा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का ये कथन है। तो ये भी एक स्वतंत्र रूप से प्रश्न बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रयोगवाद में नहीं है? ठोस बौद्धिकता पर आधारित यथार्थ चित्रण, दमित कामवासना का चित्रण, मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की कुंठा, अनास्था और जड़ता का मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित प्रयोगवाद नहीं है, बल्कि कौन सी धारा है? प्रगतिवाद। ये आपको ध्यान में रखना है। शेष तीनों बिंदु प्रयोगवाद से संबंधित है। बौद्धिकता पर आधारित यथार्थ चित्रण का मतलब है कि हमारे समाज में, हमारे परिवेश में जो कुछ भी वास्तव में घटित हो रहा है उसको बुद्धि की कसौटी पर कस करके उसका चित्रण प्रस्तुत करना। दमित काम वासनाएं और कुंठाएं जो व्यक्ति की हैं उन पर उनका चित्रण करना, और मध्यवर्गीय जीवन की जो त्रासदी है, कुंठा है, अनास्था है, जड़ता है, उन सब का चित्रण करना, ये प्रयोगवादी कविताओं के केंद्र में है। केवल मार्क्सवादी दर्शन वहां पर नहीं है। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का डी। 18वां प्रश्न, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। यह जागरूकता व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य के स्तरों पर व्यक्ति की अनुभूति की सार्थकता को महत्वपूर्ण मानती है। प्रयोगवाद के विषय में यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? नंदुलारे वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वर्मा, अज्ञेय और प्रभाकर माचवे। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रयोगवाद के विषय में यह बात कही कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, क्योंकि बुद्धि की कसौटी पर कसने की बात हमने पिछले प्रश्न में भी की कि यानी जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसके मूल में जाकर जो हमें अज्ञात है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी ओर बढ़ने की जो बौद्धिक जागरूकता है उसको लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रयोगवाद कह करके पुकारा है। और ये किस किस रूप में प्रकट होती है? व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य के स्तरों पर ये व्यक्ति की अनुभूति के रूप में अभिव्यक्त की गई है प्रयोगवादी रचनाओं में। तो ये आंसर हुआ इस प्रश्न का बी, लक्ष्मीकांत वर्मा का ये कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की है? ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज का चित्रण, क्षण का महत्व, व्यक्ति के दैनिक जीवन का चित्रण और वर्ग संघर्ष का चित्रण। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रगतिवाद मार्क्सवाद के दर्शन पर आधारित है। प्रगतिवाद शोषण मूलक जो लोकतंत्र है उस पर प्रहार करता है। प्रगतिवाद शोषितों के प्रति सहानुभूति रखता है और प्रगतिवाद धार्मिक आस्थाओं को नकारता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं प्रगतिवाद की, जिनमें एक है वर्ग संघर्ष का उन्होंने चित्रण किया है ताकि वो अपनी सहानुभूति को शोषितों के प्रति अभिव्यक्त कर सकें। तो आंसर हुआ डी। अब कुछ एक इस प्रश्न के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु। वर्ग संघर्ष का चित्रण प्रगतिवाद की विशेषता है, लेकिन प्रश्न यह है कि ये तीन विशेषताएं कहां की हैं? ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज का चित्रण, क्षण का महत्व और व्यक्ति के दैनिक जीवन का चित्रण। दोस्तों ये तीनों विशेषताएं प्रयोगवाद की हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ग संघर्ष का चित्रण प्रगतिवाद की है, लेकिन ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज जो केंद्र में है वो किसके केंद्र में है? प्रयोगवादी रचनाओं के केंद्र में है। दूसरी बात, क्षण के महत्व को यहां पर स्थापित किया गया है, यानी जीवन में हर क्षण को जीना है भरपूर, इस बात का
चित्रण हमें प्रयोगवाद में मिलता है और व्यक्ति के दैनिक जीवन के बहुत सारे चित्र यहाँ प्रयोगवादी कविताओं में देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से रघुवीर सहाय की कृति नहीं है। सीढ़ियों पर धूप में, 7 गीत वर्ष, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी, 7 गीत वर्ष डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है और शेष तीनों रचनाएं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये तीनों रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। और आत्महत्या के विरुद्ध पर अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये किसकी कृति है, तो आपको ध्यान रखना है रघुवीर सहाय की कृति है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या किसी भी सप्तक के नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। धर्मवीर भारती दूसरा सप्तक के कवि हैं, तो आंसर हुआ बी। यानी सप्तकों में जो कवियों के नाम हैं उन नामों को भी, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कवि हैं उन नामों को आप कंठस्थ कर लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों सप्तक के कवियों के नाम हमें कंठस्थ होने चाहिए। अब महत्वपूर्ण बिंदु, धर्मवीर भारती दूसरा सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक में भारती की कुल 13 कविताएं संकलित हैं। और अन्य कवि कौन से हैं दूसरा सप्तक के? भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शकुंत माथुर हैं, हरिनारायण व्यास हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, श्री नरेश मेहता हैं, रघुवीर सहाय हैं और धर्मवीर भारती हैं। यानी ये कवि हैं जो कि दूसरा सप्तक में संकलित किए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बोलने दो चीड़ को, ये कृतियां हैं और ये कृतिकार यानी कवि हैं। बोलने दो चीड़ को, कुआनो नदी, आंगन के पार द्वार, आत्मजयी, गांधी पंचशती। ये जितनी भी कृतियां यहां दी गई हैं पांचों की पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं। स्वतंत्र रूप से भी इनके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और यहां है कवियों के नाम कुंवर नारायण अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बोलने दो चीड़ को है कृति नरेश मेहता की, यानी सबसे पहले आएगा 4। फिर कुआनो नदी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, फिर आएगा 5। आंगन के पार द्वार आप सभी जानते हैं अज्ञेय की कृति है, फिर आएगा 2। आत्मजयी कुंवर नारायण की कृति है, फिर आएगा 1। और गांधी पंचशती भवानी प्रसाद मिश्र की है, जिन्हें आधुनिक साहित्य का गांधी भी कह करके पुकारा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसके बाद आएगा 3। यानी विकल्प किस क्रम में होने चाहिए? 4, 5, 2, 1, 3। कूट देखते हैं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 4, 5, 2, 1, 3। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण भी किया गया है। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। तो दोस्तों जो असत्य कथन है नई कविता के विषय में वो है डी। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का डी। अब हम इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नई कविता में जीवन को पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है, यानी अदम्य जिजीविषा जो है, जीवन के प्रति स्वीकार का भाव, और अदम्य जिजीविषा यानी हर स्थिति में जीवन से हार नहीं माननी है, संघर्ष से हार नहीं माननी है, हमें उसे भोगना है। ये नई कविता की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। नई कविता को नया भावबोध की कविता है, तो नया भावबोध भले ही है लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये परंपरा से जुड़ी हुई है, यानी परंपराओं से अलग करके हम नई कविता को नहीं देख सकते। ये कथन भी बिल्कुल सही है। नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य की तलाश की गई है और अभिव्यक्ति का जो नया शिल्प है उसका भी अन्वेषण किया गया है, उसकी भी तलाश की गई है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और इस नएपन के कारण ही नई कविता को नई कविता नाम से अलंकृत किया गया है। लेकिन नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध कविता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अपने कथ्य की दृष्टि से ये सीमित नहीं है, क्योंकि इसका जो विषय वस्तु है, इसका जो आधार फलक है वो बहुत अधिक विस्तृत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब
कैसे हम स्पष्ट करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि नई कविता का जो आधार फलक है वो विस्तृत है? तो नई कविता में यथार्थवादी अहमवाद है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, यानी केंद्र में व्यक्ति है, यहां उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता की प्रवृत्ति है, जीवन के प्रति आस्था है, वर्तमान के प्रति असंतोष है, जो कुछ भी परिवेश में गलत है उसके प्रति असंतोष है, परिवेश के प्रति जागरूकता की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति है, संवेदनशीलता के साथ परिवेश के प्रति जागरूकता को अभिव्यक्त किया गया है, और जो गलत है उसे गलत कहा गया है और जो सही है उसे सही कहा गया है। जो गलत है उसके प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति भी है। क्षण बोध, हर क्षण को जीने की लालसा है, राजनीतिक विषमताओं का चित्रण है, स्त्री पुरुष संबंधों की अभिव्यक्ति है। ये इतने सारे विविध, जिसमें राजनीति, परिवेश, व्यक्ति का निजी व्यक्तित्व, उसका आंतरिक व्यक्तित्व, उसकी कुंठाएं, संवेदनशीलता, सब कुछ समाहित हो गया। तो ऐसी काव्यधारा को हम सीमित विषय वस्तु वाली काव्यधारा नहीं कह सकते, और नई कविता में किसी प्रकार का कोई वाद के प्रति प्रतिबद्धता हमें दिखाई नहीं देती। अब दोस्तों यहां पर आया है एक प्रश्न, एक शब्द यथार्थवादी अहमवाद। बाकी सब तो सही है, यथार्थवादी अहमवाद की मैं चर्चा करना चाहूंगी। यथार्थवादी अहमवाद जो एक शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। उन्होंने 5 वर्गों में नई कविता के कवियों को विभाजित किया है, जिसमें से एक है यथार्थवादी अहमवादी कवि। तो यथार्थवादी अहमवाद किन कवियों में है? वे कवि जो आसपास अपने परिवेश में जो भी यथार्थ देखते हैं उसमें अपने अस्तित्व को का अंश मानते हैं। यानी यथार्थवाद जो परिवेश में है उस अपने व्यक्तित्व को उसका अंश मानते हैं और उसके प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता व्यक्त करते हैं, यानी अपने अहम की अभिव्यक्ति करते हैं। उस प्रवृत्ति को इन्होंने यथार्थवादी अहमवाद कहा है। और अज्ञेय, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर और कुंवर नारायण, इन चारों को लक्ष्मीकांत वर्मा ने यथार्थवादी अहमवाद का कवि माना है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न, बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल की, लीलाधर जगूड़ी की, बलदेव वंशी की या नरेश मेहता की? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बलदेव खटिक लीलाधर जगूड़ी की रचना है, कविता है। आंसर हुआ बी। जगूड़ी की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं जिनके विषय में प्रश्न पूछ लिया जाता है। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इन कृतियों को कंठस्थ कर लेना है कि ये लीलाधर जगूड़ी की रचनाएं हैं। आगे चलें। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां कृतियां हैं, वहां रचनाकार। एक दिन बोलेंगे पेड़, अनुभव के आकाश में चांद, रोटी नाम सत है, यह समय मामूली नहीं और पहाड़ पर लालटेन। और यहां पर हैं हरीश भादानी, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगूड़ी, राजेश जोशी और नंद चतुर्वेदी। तो दोस्तों एक दिन बोलेंगे पेड़, ये रचना है राजेश जोशी की, यानी सबसे पहले आएगा 4। अनुभव के आकाश में चांद, ये रचना है लीलाधर जगूड़ी की, फिर आएगा 3। रोटी नाम सत है, ये रचना है हरीश भादानी की, फिर आएगा 1। समय मामूली नहीं, ये रचना है नंद चतुर्वेदी की, फिर आएगा 5। और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है, फिर आएगा 2। यानी कूट क्या होना चाहिए? 4 3 1 5 2। चलिए देखते हैं। 4 3 1 5 2, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में हमने चर्चा की आधुनिक काव्य पर आधारित कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और उन प्रश्नों के जरिए हमने न केवल महत्वपूर्ण रचनाओं पर बात की बल्कि उन विभिन्न काव्य धाराओं की विशेषताओं पर भी बात की, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी चर्चा की। तो उम्मीद करती हूं ये सत्र भी आपको हर सत्र की तरह बहुत बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।